करंट लायबिलिटी और कैश फ्लो का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे अगर करंट लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो कैश फ्लो भी बढ़ रहा है, ऐड करने से बढ़ेगा ना कैश फ्लो। तो हम करंट लायबिलिटीज में जो इंक्रीज है उसको ऐड करेंगे। हाउ डू यू से, मतलब हाउ डू यू नो कि करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है? मैंने यहाँ पे बैलेंस शीट ली थी ना, सी अदर करंट लायबिलिटीज, ये दिख रहा है, अदर करंट लायबिलिटीज पर आओ। अदर करंट लायबिलिटीज ये 12,000 और 20,000, कैश फ्लो कम हो रहा है, मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो रही है 20,000 से, फिर 12,000 मतलब 8,000 का डिफरेंस आ रहा है, कैश फ्लो कम हो जाएगा। मतलब करंट लायबिलिटीज कम हो रही है ना, 20,000 से 12,000 आ रहा है, करंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो कैश फ्लो कम हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, देखो करंट लायबिलिटीज कम हो रही है इधर, तो कैश फ्लो भी लेस हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। जस्ट रिमेंबर, करंट लायबिलिटीज और कैश फ्लो का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर करंट लायबिलिटी बढ़ेगी कैश फ्लो बढ़ेगा। दैट मीन्स इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल बी एडेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड करंट लायबिलिटी घटेगी, कम होगी, तो दैट विल बी सबट्रैक्टेड, मतलब डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज को हम लेस करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बस करंट लायबिलिटीज याद कर लो। नेक्स्ट पॉइंट में तुम करंट एसेट्स एकदम उल्टा कर लेना। यहाँ पे हमने इंक्रीज करा है तो यहाँ पे डिक्रीज कर देना करंट एसेट्स को, यहाँ पे हमने डिक्रीज करा है करंट लायबिलिटीज को तो आगे जाकर इंक्रीज कर देना करंट एसेट को। अगेन मैं इसका लॉजिक नहीं समझाऊंगी, यू डू नॉट हैव द टाइम फॉर लॉजिक राइट नाउ, एंड फिर तुम्हारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, दैट विल बी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। यू हैव टू राइट दिस। तुम्हें ना वहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज लिख के आना, ये एरो मत बनाकर आना। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब यहाँ पे हमने टैक्स पेड माइनस करना है, बट हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन टैक्स पेड एंड करंट ईयर का टैक्स? अब मैं तुम्हें वर्किंग दिखाती हूँ। तो बस एक बार ये देख लो फिर से, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया है, तुम इसमें से कैश टैक्स पेड माइनस करना, फिर तुम्हारे पास आ जाएगा जो भी कैश फ्लो होगा या कैश यूज्ड इन होगा। अगर पॉजिटिव आंसर है तो कैश फ्लो फ्रॉम आ जाएगा, अगर नेगेटिव आंसर है तो कैश यूज्ड इन आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब टैक्स पेड के वर्किंग नोट पे आते हैं जरा। This is here provision for tax. Okay, so provision for tax में ना काफ़ी सारे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि हम मतलब क्या कैसे लिखना है। I will explain. Provision for tax तो मैं नाम से पता चल रहा होगा कि ये एक liability है। Provision मतलब liability। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, liability का क्या बैलेंस होता है? liability का क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? तो provision for tax, प्रोविजन फॉर टैक्स इज अ लायबिलिटी, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन तुम्हें क्रेडिट साइड लिखना है। यू सी दिस, क्रेडिट साइड। ओके, तो इसका ओपनिंग बैलेंस विल बी क्रेडिट। अब अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो क्लोजिंग बैलेंस तो डेबिट ही होगा, दैट इज अ गिवन। लिख दिया। अब दिक्कत आती है इसमें कि यहाँ क्या लिखना है और यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है। सी, व्हेन इट कम्स टू टैक्स ना, टैक्स हम अगले साल पे करते हैं। जो तुमने इस साल इनकम कमाई है ना, तुम उस पर टैक्स अगले साल पे करोगे। जैसे दिस इज जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तुमने 2025 में जो भी इनकम कमाई है ना, तुम उस पर टैक्स 2025 में नहीं दोगे, तुम उस पर टैक्स 2026 में दोगे। जस्ट लाइक दैट कंपनीज का भी यही होता है। कंपनीज ने जो पिछले साल इनकम कमाई है वो उस पे टैक्स इस साल देंगे, और जो इस साल इनकम कमाई है उस पे टैक्स वो अगले साल देंगे। पर कंपनीज क्या करती हैं, वो वेट नहीं करती है अगले साल आने का कि अगले साल टैक्स पे करना है तो अगले साल ही हम प्रिपेयर करेंगे। व्हाट कंपनीज डू इज अगले साल को टैक्स पे करने के लिए ना वो प्रोविजन बना लेते हैं कि हमें एकदम से फिर इतने सारे पैसे ना देने पड़ जाए, हमारे पास एक प्रोविजन बना रहे। से अगर तुम्हें कुछ खरीदना होता है तो तुम पैसे सेव करते हो ना उसके लिए कि एकदम से मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा, अब थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, फिर जब चाहिए होगा वी विल बाय दिस। तो कंपनीज भी ऐसे करती है कि अगले साल हमें ये खर्चा करना है तो हम उस खर्चे के लिए ना अभी से सेव करने लग जाते हैं, एक प्रोविजन बना लेते हैं ताकि अगले साल हमें कोई दिक्कत ना आए। तो जस्ट लाइक दैट, जो हम इस साल का टैक्स पे करने के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। वो है इस साल का टैक्स पर अगले साल पे होगा, इसीलिए हम उसको नाम देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजंस किस में बनाते हैं? सी, जब तुम बैड डेट्स का प्रोविजन तुमने पढ़ा होगा, जब हम बैड डेट्स का प्रोविजन बनाते हैं वो हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डेबिट करते हैं ना, तो सेम यही है। टैक्स भी कोई अलग चीज़ थोड़ी ना, टैक्स भी खर्चा ही है, बैड डेट्स भी खर्चा ही है। तो जो भी सारे सारे प्रोविजन बनते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है। क्रेडिट साइड क्यों लिखा है? जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री करोगे ना इसकी, ये सपोज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टी फॉर्मेट में 11th क्लास में तुम ये बनाते थे, जब हम एंट्री करते थे तो हम यहाँ लिखते ना टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे तुम अभी टू प्रोविजन फॉर टैक्स बना रहे हो बस।
तो जब तुम इसको जर्नल एंट्री में लाओगे, जर्नल एंट्री में कैसे आएगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्स, PFT लिख रही हूँ अभी मैं, दिस इज नॉट अ वर्ड, टू प्रोविजन फॉर टैक्स। और बाई साइड क्या लिखेंगे, बाई हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो बाई PL अकाउंट। एग्जाम में तुम P/L करके लिख सकते हो, बट अगर पूरा लिखने का टाइम है तो पूरा लिख लेना। तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर हम इस जर्नल एंट्री को लेजर में पुट करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना रहे हैं ना हम, जिस चीज का लेजर बना देना उसके लेजर में उस सेम चीज का कभी नाम नहीं आता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना रहे हैं, तो यहाँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। इस जर्नल एंट्री को हमने अभी डिराइव करा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम टू प्रोविजन फॉर टैक्स लिखोगे, इसकी जर्नल एंट्री तुम लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बस प्रोविजन फॉर टैक्स के लेजर में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया। अगर क्योंकि ये एंट्री समझने में काफी दिक्कत आती है बच्चों को, तो एक बार फिर से समझा देती हूँ। आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट चली गई, एक बार आई विल एक्सप्लेन अगेन पूरा स्क्रैच से, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस बहुत इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो देखो, जो तुम्हारा इस साल इनकम कमाई है उस पर तुम अगले साल टैक्स पे करोगे, पर कंपनीज तो केयरफुल होती है, ऐसा नहीं है कि वो अगले साल का खर्चा तो अगले साल ही उस पर ध्यान देगी। तो हम प्रोविजन बना लेते हैं एज अ कंपनी, हम एक प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजंस खर्चा होता है हमारे लिए, हम सारे के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम प्रोविजन बनाएंगे तो टू डेबिट साइड खर्चा है ना, डेबिट करते हैं एक्सपेंस को, ऊपर बताया था मैंने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री डिराइव करूँ तो जर्नल एंट्री बन जाएगी टू PFT प्रोविजन फॉर टैक्स, मतलब ये क्रेडिट हो रहा है टू, जब भी हम जर्नल एंट्री बनाते हैं टू वाला क्रेडिट होता है ना। और बाई साइड हम लिख देंगे, मतलब बाई वाली जगह हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स का हम ऊपर जर्नल लेजर बना रहे हैं, तो लेजर में ये एंट्री जब पोस्ट करते हैं तो ये ऊपर वाला जो डेबिट साइड होता है वो बाय करके आता है ना लेजर में, तो जस्ट दैट वी हैव डन हियर। आई होप समझ आया होगा, मैंने इस बार ही स्लो समझाने की कोशिश करी है। तो दैट्स हाउ यहाँ पर हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं, क्योंकि हम इसको जर्नल एंट्री से डिराइव करके लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये वाला हमारा प्रोविजन है इस साल के टैक्स का, मतलब करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, करंट ईयर का टैक्स है ये। तभी हमने इसको जाके ऊपर, याद होगा अगर तुम्हें, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का ऐड करा है, क्योंकि ये इस साल के प्रॉफिट में से जाएगा। मैंने बोला था ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, तो वैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम इस साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे ताकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाए। प्रॉफिट प्रोविजन फॉर टैक्स हम ऐड करेंगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स हम यहाँ लेजर में जाकर निकालते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, जो इस साल का हमने टैक्स निकाला है, वो तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा देंगे, तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा कभी भी, तो वो प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें बता देंगे। फिर बस मैंने बोला था कि इस साल का टैक्स हम, इस साल की इनकम का टैक्स हम अगले साल पे करेंगे। तो ऐसा भी तो हुआ होगा कि हम, मतलब से 2025 में तुमने इनकम कमाई, 2026 में तुम टैक्स पे कर रहे हो उस इनकम पे। अब जब 2026 आ गया है तो तुम्हें 2025 का टैक्स पे करना है ना, तो दैट इज सिंपल एज दैट। 2026 में तुम 2025 का टैक्स पे करोगे, दैट इज कॉल्ड एज टैक्स पेड। पिछले साल का टैक्स तुम इस साल पे कर रहे हो, इस साल का टैक्स तुम अगले साल पे करोगे, तो पिछले साल का टैक्स तुम्हें पे करना है। वो हम बैंक से पे करेंगे, मतलब कैश जाएगा, कैश तो नहीं बट बैंक के थ्रू कैश जाएगा ना, तो दैट इज व्हाट वी डू। अब इसकी जर्नल एंट्री से तुम्हें समझाती हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगा ये, बिकॉज प्रॉफिट एंड, हाँ, वाई हैव वी नॉट रिकॉर्डेड दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमने पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो इस साल हमें सिर्फ और सिर्फ कैश देना है, इस साल हमें फिर से रिकॉर्ड नहीं करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अक्रूवल बेसिस पे होता है ना, तो पिछले साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ये आ गया होगा ऑलरेडी, तो इस साल हम फिर से रिकॉर्ड नहीं करेंगे उसको, इसलिए अब हमें सीधा सीधा पैसे देना है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक को हमने इसलिए टू बैंक करा है बिकॉज बैंक इज हमारा, व्हाट इज इट, बैंक एसेट होता है। एसेट अगर कम हो रहा है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, एसेट अगर कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे टू बैंक लिखा हुआ है हमने। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तुम पे करो, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हारा खर्चे का नाम है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स तुमने डेबिट किया है, बिकॉज खर्चे डेबिट होते हैं, रिमेंबर एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं, और टू बैंक अकाउंट ये क्रेडिट हो रहा है। ये जब हमारी जर्नल एंट्री है बाय द वे, प्रोविजन फॉर टैक्स
डेबिट हो रहा है, टू बैंक क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज बैंक एसेट है, एसेट अगर कम होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पर आ गया टैक्स पेड, बैंक के थ्रू हम टैक्स पे कर रहे हैं. दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. ओके, इसको मैं फिर से नहीं समझा रही हूँ बिकॉज मेन तो यही है, बाकी इसमें कभी दिक्कत आती नहीं है ज़्यादा बच्चों को. तो ऑल राइट, पिछले साल का टैक्स हम इस साल पे करेंगे, इसलिए हमने टू बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं हम, टू बैंक टैक्स पेड. अब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से माइनस होता है, इफ यू रिमेंबर. यहाँ पर हमने इसलिए लेस करा है क्योंकि एक्चुअली में कैश गया है. माना कि ये पिछले साल का खर्चा है पर हमने पे इस साल करा है, तो हमारा कैश जा रहा है ना, तो हमने टैक्स पेड माइनस करा है. हमने वहां पे, यहाँ पर ये जो है प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, हमने यहाँ पर इसको ऐड इसलिए करा है क्योंकि ये अभी नहीं जाएगा, ये हम अगले साल पे करेंगे, इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया. क्योंकि इस साल कैश गया ही नहीं है ना, टैक्स जाएगा. ये हमने बस प्रोविजन बनाया है, ये असली में हमने खर्चा नहीं करा है, वो अगले साल जाके माइनस होगा. तो ये वाला जो फिगर है ना, वो अगले साल जाके माइनस होगा, इसलिए हमने अभी इसको ऐड कर दिया है. और ये टैक्स पेड पिछले साल का टैक्स है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया क्योंकि एक्चुअली में कैश जा रहा है. आई होप आई एम नॉट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग एनीथिंग. पता नहीं समझ आएगा, 12th के लेवल का नहीं है ये, थोड़ा सा मैंने एक्सेस मतलब थोड़ा डीप में ही समझा दिया मैंने. दिस इज नॉट 12th लेवल, तुम कॉलेज में जाके यही पढ़ोगे. ऑलराइट, अब जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ बिकॉज आई एम नॉट रियली रीअश्योर्ड कि तुम्हें समझ आया है या नहीं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले हम प्रॉफिट फॉर द ईयर लेंगे. ओके, प्रॉफिट फॉर द ईयर, उसमें हम डिविडेंड ऐड करेंगे बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम प्रोविजन, जो हमने इस साल प्रोविजन बनाया, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड बनाया हमने इस साल, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे, तब हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर देंगे बिकॉज वो पहली बात तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो हमें इसमें इंक्लूड ही नहीं करने हैं. एंड नॉन कैश है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो सिर्फ कैश वाले आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, तो हम डेप्रीसिएशन, ये एग्जाम्पल्स हैं बस. नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश के तो डेप्रीसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सब ऐड कर देंगे बिकॉज दीज आर नॉट रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. नॉन ऑपरेटिंग इनकम रिवर्स करेंगे, मतलब एक्सपेंसेस का उल्टा करेंगे, तो इनकम्स को हम माइनस कर देंगे. गेन ऑन सेल ऑफ एसेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, माइनस कर दो. इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस कर दो, रेंट डिविडेंड रिसीव माइनस कर दो. हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज और कैश फ्लो का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है. करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगा तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा, करंट लायबिलिटीज अगर कम होगा तो कैश फ्लो कम होगा. और करंट एसेट्स में तुम करंट लायबिलिटीज का उल्टा लिख देना, तो तुम्हारे पास आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस. इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स पेड. टैक्स पेड, पिछले साल का टैक्स हमने इस साल पे करा है, दैट इज कॉल्ड टैक्स पेड. इसको हम माइनस कर देंगे बिकॉज एक्चुअली में कैश का आउटफ्लो हो रहा है. फिर कैश फ्लो, इसको हम मतलब बस टैक्स पे करने के बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा. दिस वाज समराइज्ड. इसका ना कोई टाइम स्टैम्प डाल देना कमेंट्स में अगर हो सके, तो ये समरी तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगी. फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है सिंपल लॉन्ग टर्म एसेट या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में तुम इन्वेस्ट करते हो तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलते हैं. सिंपल एज दैट. अगर तुमने किसी इन्वेस्टमेंट में या फिक्स्ड एसेट से बिल्डिंग वगैरह में पैसे डाले हैं, इन्वेस्ट करा है, तो माइनस होगा क्योंकि तुम्हारा आउटफ्लो हो रहा है, राइट. आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है, तो हम माइनस करेंगे. जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, तो माइनस कर देंगे. अगर तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग पड़ी थी, कोई मशीन पड़ी थी, तुमने उसको सेल कर दिया, तो तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, तो दैट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. एग्जाम्पल है ये, पैसे आ रहे हैं बस. तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास कैश फ्लो फ्रॉम या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. पॉजिटिव है तो फ्लो फ्रॉम और नेगेटिव है तो यूज्ड इन. ज्यादातर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यूज्ड इन ही आता है. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तुमने शेयर्स इशू करे हैं, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, ऐड हो जाएगा. लोन लिया है बैंक से, तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं. कैश क्रेडिट और बैंक ड्राफ्ट भी एक तरह का लोन ही होता है, बस ये MCQ में पूछ लेते हैं कभी, तो याद रखना. तो पैसे आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगा. डिविडेंड तुमने पे करा है, डिविडेंड पेड हमने ऊपर ऐड करा था ना, बट दैट इज नॉट बिकॉज इट वाज ऑपरेटिंग एक्टिविटी या कुछ भी, वो प्रॉफिट का पार्ट है, इसलिए हमने डिविडेंड पेड ऐड करा था. पर यहाँ पे डिविडेंड पेड हमारा एक खर्चा है कि हमारे मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में से पैसे जा रहे हैं, तो यहाँ पे डिविडेंड पेड माइनस हो जाएगा. इंटरेस्ट पेड भी माइनस हो जाएगा. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हमने ऐड किया था ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉट बिकॉज इट वाज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी बट बिकॉज इट वाज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. वहां पे हमने इसको ऐड करा था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था ना, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्सपेंस है.
फिर डिबेंचर्स, रिडीम प्रेफरेंस शेयर, रिडीम लोन, रीपेड, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट होता है। तो फिर तुम्हारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आई नो मैंने फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग ऐसे ही समझाया है क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, प्लस माइनस ही तो करना है, तो तुम कर सकते हो। फिर बस ऊपर जो ये ABC हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। तो बस तुम्हें नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में ये फॉर्मेट तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इन तीनों को प्लस करो, ABC को, जो भी इसमें आंसर आएगा इसमें तुम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स डाल दो, दैट शुड बी इक्वल टू योर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। आई होप समझ आयो। नहीं समझ आया, यू कैन लेट मी नो, दिस इज माई फर्स्ट टाइम ओनली, तो ऑफकोर्स आई वोंट बी गुड एट इट, तो बट आई रियली होप तुम्हें समझ आया। प्रोविजन फॉर टैक्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, अगर नहीं आया एक बार ही फिर से देखना, मैंने 2 बार समझाया पहले। ओके, नाउ फिक्स्ड एसेट, बस ये लास्ट हो रहा है खत्म, इट विल बी क्विक, जल्दी जल्दी समझाऊंगी। आई नो आई वेस्टेड अ लॉट ऑफ योर टाइम। ऑल राइट, फिक्स्ड एसेट पर आते हैं ज़रा। ये वाला फिक्स्ड एसेट को करने के ना 2 मेथड्स होते हैं। ये वाला ज़्यादा काम का नहीं है, तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। मतलब ये ऊपर वाला काम का नहीं है, नीचे वाला काम का है। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम एक्सप्लेनिंग दिस, क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है। तुम पढ़ सकते हो अगर देखना हो, मैं नीचे वाला तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी, ऊपर वाला तुम्हें अपने आप आ जाएगा। तो आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस इन दिस वीडियो, ये पेपर में नहीं आता बिकॉज दिस इज ईजी। ये वाला आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज तुम्हारा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये साइड बाय साइड जब भी तुम ये पढ़ो ना, ये दोनों साथ में पढ़ना हमेशा, ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नहीं तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऑलराइट, जल्दी से फिक्स्ड एसेट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एग्जाम्पल लिया है बिकॉज ये ना सिर्फ और सिर्फ वर्किंग नोट समझने से नहीं आएगा, यू विल नीड एन एग्जाम्पल फॉर दिस। एक बार मैं जल्दी से फॉर्मेट पढ़ाती हूँ तुम्हें, फिर एग्जाम्पल के साथ फिर से फॉर्मेट पढ़ाऊंगी। फिक्स्ड एसेट, अगेन एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। एसेट जब आई थिंक, अच्छा हाँ, आई हैव रिटन इट हियर। फिक्स्ड एसेट बैलेंस ब्रॉट डाउन, तुम डेबिट साइड लिखोगे बिकॉज एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट हियर। जब तुम एसेट परचेज करते हो तो तुम क्या एंट्री करते हो? एसेट आ रहा है। जब एसेट आता है तो डेबिट होता है ना, बिकॉज एसेट इज इंक्रीजिंग। जब एसेट इंक्रीज होता है हम उसको डेबिट करते हैं, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो वही एंट्री यहाँ पर तुम पास करोगे लेजर में, टू बैंक, जब तुमने एसेट परचेज किया है। ओके, अगर तुमने एसेट सेल करा है तो एसेट जा रहा है, तो बैंक में पैसे आएंगे, राइट, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ये तुम्हारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो टू बैंक तुम सेल कर रहे हो, ये एक बारी जर्नल एंट्री तुम लिख के कर लेना अगर समझ नहीं आ रहा है ओरली में। अब लिखने का टाइम नहीं है ना। प्रॉफिट जब होता है तुम्हें सेल पे, तो प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, जर्नल एंट्री में क्रेडिट करते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसके लेजर में आ जाएगा। और लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करते हैं बिकॉज लॉस का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस। अब ये थी बेसिक एंट्रीज, ये सब नहीं, ये सब तो तुम्हें आता है ऑलरेडी। पेपर में तुम्हें दिक्कत आती है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाने में। प्रोविजन फॉर टैक्स जब हम बना रहे थे, मैंने बताया था ना, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर लायबिलिटी कम हो रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है जब वो इंक्रीज करती है, अगर हमें उसे कम करना है तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो जस्ट लाइक दैट हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाया होगा पहले से ही। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अगर मुझे प्रोविजन को कम करना है तो हम उसको डेबिट करेंगे। दैट इज व्हाट वी हैव डन हियर। फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये देखो बाय साइड मैंने लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन फॉर PFD लिख रही हूँ मैं इसको, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन हमने डेबिट करा होगा तभी तो बाय साइड जाकर आया है, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये इसकी एंट्री रही होगी फिक्स्ड एसेट। अब इस एंट्री के पीछे लॉजिक क्या है? फिक्स्ड एसेट डेप्रीसिएशन तुम्हारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम करती है ना, फिक्स्ड एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो अगर हम उसको कम कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो टू फिक्स्ड एसेट क्रेडिट हो रहा है। डेप्रीसिएशन इज एन एक्सपेंस, तो डेबिट हो रही है वो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, अभी एक्सपेंस मान लो तुम फॉर सिंप्लिसिटी, तो डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होती है इसलिए हम उसको डेबिट करें। दैट इज वाई हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बाय साइड लिखा है। जब तुम इस एंट्री को लेजर में पोस्ट करोगे तो PFD बाय साइड आएगा और टू फिक्स्ड एसेट, तो ऊपर फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है। जिस चीज़ का हम लेजर बना रहे हैं उस लेजर में उस चीज़ का नाम नहीं आता है कभी भी, तो हमने प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन यहाँ लिख दिया बिकॉज इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर नाउ। ओके, और इसका ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे तुमने लेजर वगैरह क्लोज कर देना है। अब ये जो अमाउंट है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अमाउंट, इसमें आएगा डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड। यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, एक मशीन कॉस्टिंग जो भी है सेल करी है, ऑलराइट,
तो ये जो इन्होंने मशीन सेल करी है ना, इस मशीन पे जो भी डेप्रीसिएशन होगा उस डेप्रीसिएशन का अमाउंट इसमें आ जाएगा। जो भी ये अमाउंट है ना डेप्रीसिएशन का ऑन मशीन सोल्ड, से इस क्वेश्चन में एक मशीन सेल करी गई है तो उस पे जो भी डेप्रीसिएशन है उस मशीन पे यहाँ पे इन्होंने दिया होगा डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 6000, मतलब ये जो 6000 का अमाउंट है वो इधर आ जाएगा। यहाँ पर 6000 तुम्हें लिख देना है, 6K लिख रही हूँ मैं, जगह नहीं अभी। ओके 6000, तो जो भी तुम एसेट सेल कर रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में उसका अमाउंट आ जाएगा। एक बार ये नोट्स प्लीज गो थ्रू करना, एक बार लिखना इनको, मतलब पढ़ना फिर लिखना, लिख के प्रैक्टिस करना इन वाले नोट्स को। 6000, तो जो भी तुमने एसेट सेल करा है ना उसका डेप्रीसिएशन यहाँ पर आ जाएगा। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, मैंने लिख भी दिया डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, यू हैव टू रिमेंबर दिस। फिर अब यहाँ पे हम क्रॉस एंट्री करेंगे। जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाते हैं ना, हमें फिक्स्ड एसेट और एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, कुछ भी बोल सकते हो उसको, इन दोनों का अकाउंट बनाना होता है और इसमें क्रॉस एंट्री करनी पड़ती है। तो ये जो हमने यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाया है, अब हम एक प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट्स। टू फिक्स्ड एसेट मैंने तुम्हें जर्नल एंट्री समझाया था, पीएफडी अकाउंट डेबिट करेंगे टू फिक्स्ड एसेट। अब हम पीएफडी अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ये जो फिक्स्ड एसेट की एंट्री है वो हमने यहाँ पे जाकर लिख दिया टू फिक्स्ड एसेट। जर्नल एंट्रीज के अगर बेसिक्स क्लियर है तभी तुम्हें समझ आएगा। अब मैं जर्नल एंट्रीज तो तुम्हें पढ़ा नहीं सकती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा फिक्स्ड एसेट टू फिक्स्ड एसेट। ये जर्नल एंट्री एक तुम अपनी नोटबुक में लिख लो अगर समझ आ रहा है। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, क्योंकि ये दोनों ऊपर फिक्स्ड एसेट वाले अकाउंट में भी आएगी और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में भी आएगी। तुम इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी लिख सकते हो। ऑलराइट, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट यहाँ पर आ गया। अब अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन लायबिलिटी है, लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। लिखा नहीं है मैंने बट होगा। ऑलराइट, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ बट प्लीज रिमेंबर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ लायबिलिटी। तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना मत भूलना। यहाँ पे मैंने लिखा ना टू बैलेंस कैरेट डाउन, इधर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना प्लीज, मेरा ध्यान नहीं गया होगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस अगर ओपनिंग है तो क्लोजिंग इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे ये टू फिक्स्ड एसेट का मैंने लॉजिक समझा दिया है। ऊपर वाले अगर लॉजिक समझ नहीं आया ना तो बस ये याद रखना कि ये वाली जो एंट्री है बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन वो बस यहाँ उठा के कॉपी कर देनी है, या फिर ये जो फिक्स्ड एसेट की एंट्री है ये ऊपर उठा के कॉपी कर देनी है। दिस इज ऑल यू हैव टू रिमेंबर अगर लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। अब देखो तुम्हारे पास लॉजिक समझने का टाइम नहीं है तो जस्ट स्टार्ट मेमोराइजिंग स्टफ। माना कि अकाउंट्स पे नहीं कर सकते बट डू इट। फिर बस एक फिगर बचेगा यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी लिख देना ऊपर। ओके, मतलब बाय बैलेंस बीडी। तो बाय डेप्रीसिएशन ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे, ये जाकर तुम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करोगे। इसीलिए ये पूरा वर्किंग नोट बनता है ताकि हम डेप्रीसिएशन फाइंड कर सके। मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंसिंग फिगर ताकि तुम्हें ध्यान रहे। तो ये जाके तुम ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करोगे। दिखा देती हूँ कहाँ पर ये दिख रहा है डेप्रीसिएशन। ये हमने वर्किंग नोट से निकाला, वो तुम्हें कभी भी डेप्रीसिएशन देंगे नहीं, तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब मैं एक बार ये क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें बता देती हूँ कैसे करना है। वेयर इज दिस? हाँ, ये वाला आई जस्ट रैप इट अप। अब जल्दी से बस मैं रिवाइज कराती हूँ फिर यू विल बी डन। देखो यहाँ पे दिया है कॉस्टिंग, मशीन कॉस्टिंग सोल्ड एट अ लॉस ऑफ एंड डेप्रीसिएशन चार्ज्ड। ये तुमने 11th में पढ़ा होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट में से हम डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, डेप्रीसिएशन हमेशा कॉस्ट में से माइनस करते हैं। तो कॉस्ट में से मैंने डेप्रीसिएशन माइनस करी तो मेरे पास बुक वैल्यू या फिर रिटन डाउन वैल्यू आ गई। राइट, नहीं पता है तो अभी लिख लो, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। ये लिखना है, वर्किंग नोट दिखाना है तुम्हें पेपर में। तो जो भी मशीन की कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट है 10,000। मैं ना यहाँ पे टाइप करके दिखा देती हूँ। अब सेम मशीन की कॉस्ट है 10,000, इसमें से मैंने क्या माइनस करना है? डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है ना, डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू ₹6,000 इफ यू कैन सी हियर। तो ये कॉस्ट है 10,000 की, इसमें से मैंने 6,000 माइनस करा तो मेरे पास बुक वैल्यू हियर, बुक वैल्यू आई एम सॉरी, इधर बुक वैल्यू आ गई मेरे पास 4,000। ओके, बुक वैल्यू इज 4,000। ये वाला अमाउंट तुम बैलेंस शीट के बाहर कॉलम में लिखते थे अगर याद है 11th क्लास का। फिर ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोला है दिस मशीन वॉज सोल्ड एट अ लॉस, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹2,000, मतलब 2,000 कम में बेची है। इसकी बुक वैल्यू 4,000 है, मैंने 2,000 कम में बेची है, मतलब इसकी सेल वैल्यू 2,000 होगी ना। तो 4,000 की चीज को तुमने 2,000 के लॉस में बेचा है, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपीज आए हैं। ओके, 2,000 तुम्हारा इनफ्लो हो गया। तो ये बेसिकली
तुम्हारे पास कैश आया है, बट यहाँ पे रुको, मैं ऐसा करती हूँ तुम्हारे लिए फिगर्स भर देती हूँ यहाँ पर. ओके, आई विल जस्ट फिल इन द फिगर्स फॉर यू. ये क्वेश्चन की ना फिगर्स मैं तुम्हें फॉर्मेट में डालकर दिखाती हूँ कि कैसे होगा. मशीन कॉस्टिंग 10,000, वो हमने यहाँ लिख दिया 10,000 की मशीन है, 6,000 इसकी डेप्रीसिएशन है, यहाँ पर लिखा है 6,000 एंड 4,000 इसकी बुक वैल्यू आई. ये हमने इस फॉर्मूला से करा है, कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू. 4,000 इसकी बुक वैल्यू आ गई. अब इन्होंने बोला है कि 2,000 के लॉस में हमने सेल करा है, तो 2,000 का लॉस, फिक्स्ड एसेट में लॉस यहाँ दिख रहा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस. तो यहाँ पर मैं आई डोंट थिंक ये मुझे लिखने देगा इस पे. तो ये जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, तो यहाँ पे 2,000 का हम लॉस लिख देंगे. ओके, दैट इज हाउ यू हैव टू पास द एंट्रीज. सेल हमने अब अगर हमने 2,000 का लॉस, 4,000 की चीज हमने 2,000 में बेची है, तो सेल वैल्यू मतलब 2,000 के लॉस में बेची है, तो हमारे पास सेल वैल्यू 2,000 आई ना. यहाँ पे 4,000 की चीज 2,000 के लॉस में बेचे, तो हमारी सेल वैल्यू कितनी है, 2,000 हुई डेफिनेटली. तो जो यहाँ पर तुम लिखोगे बाय बैंक सेल तुम्हारा आ जाएगा 2,000. प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मैंने बताया था, डेप्रीसिएशन ऑन एसेट सोल्ड, जितना भी एसेट तुमने सेल किया उसकी डेप्रीसिएशन 6,000 क्वेश्चन में दिया गया होगा ये हमेशा. तो डू नॉट स्ट्रेस आउट अबाउट दैट, तुम्हें ये कैलकुलेट करने को मोस्ट प्रोबेबली नहीं बोलेंगे. 6,000 यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ गई. इधर परचेज बैलेंसिंग फिगर की तरह निकलता है मोस्ट ऑफ द टाइम. बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस. मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है 2023, दिस इज ओपनिंग, दिस इज क्लोजिंग. तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है. यहाँ ओपनिंग बैलेंस में हम लिख देंगे 40,000 और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस में हम लिख देंगे 50,000. आई थिंक दैट वाज इट, मुझे याद नहीं है, देखते रहना तुम. परचेज प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है, तो ये देखो या फिर तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा. लॉस आ गया तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा तो लॉस नहीं आएगा. ओके, अब ये जो परचेज है ना टू बैंक परचेज, ये तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज डाल दी है. अगर तुम करोगे, आई डोंट हैव माई कैलकुलेटर राइट नाउ, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 करोगे और ये 50,000 है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 60,000 यहाँ पे टोटल आ गया. ओके, 60,000 और ये 40,000, 60,000 में से 40 माइनस करोगे तो बेसिकली बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा 20,000 निकल कर आ जाएगा. ओके, तो बैंक परचेज, अब ये वाला जो परचेज वाला अमाउंट है ना, ये ऊपर जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. वेयर इज दिस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, परचेज करा है तो माइनस हो जाएगा. परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जो आई थिंक 20,000 निकल के आया था, तो यहाँ पे तो माइनस करोगे. दैट इज हाउ यू हैव टू डू क्रॉस एंट्रीज. तो फिक्स्ड एसेट में इतना ही था, मैंने तुम्हें, ओह माय गुडनेस कितना गचपच हो गया इधर. तो दैट इज हाउ यू हैव टू डू. इसमें एग्जाम्पल की जरूरत है इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, बाकी में एग्जाम्पल की जरूरत नहीं थी तो मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है. एक बारी प्लीज इफ यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस फिर से देखना. ऑलवेज रिमेंबर कि तुम्हें ये वाला फॉर्मूला हमेशा लगाना पड़ेगा अगर डेप्रीसिएशन का क्वेश्चन आया. कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू. प्लीज ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखना. फिर प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हें वहाँ पे गिवन होगा, उस हिसाब से तुम्हें आगे की कैलकुलेशन करनी है. आई जेन्युइनली होप तुम्हें ये समझ आया हो. फिक्स एसेट वाला अकाउंट आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, मैंने इसमें बहुत टाइम लगाया है, बट प्लीज आई जेन्युइनली होप तुम्हें समझ आया. आई ट्राइड माई बेस्ट एंड अगेन आई एम नॉट अ टीचर, सो यू कैन क्रिटिक मी इन द कॉमेंट्स. इट्स ओके, इट्स ओके. एक बार अब जल्दी से रिवाइज कर लेते. दिस विल बी इट फॉर कैश फ्लो. मैंने बहुत ट्राई करा है कि मैंने सारे तुम्हें जितने भी इंपॉर्टेंट लेजर्स है समझा दिए हैं. कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मैंने मीनिंग तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया, 2-3 बार समझाया है. एंड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ है नहीं समझने का. नोट्स तुम्हें मैं मिल जाएंगे. आई थिंक मैं तुम्हें वो उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल का. उसमें आई विल पोस्ट दीज नोट्स. तुम आराम से वहाँ से डाउनलोड कर लेना, खुद लिख सकते हो अगर टाइम हो, नहीं तो प्रिंट करा लेना. 2-4 पेजेस हैं, हो जाएगा. साथ में आई डोंट थिंक तुम्हें मैं ये एग्जाम्पल का पिक्चर दूंगी बिकॉज दैट इज़ नॉट नीडेड. तुम्हारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, समझ आ जाएगा. नोट्स मैं तुम्हें दे दूंगी. अब एक बार आई रिवाइज इट अगेन फिर से. अब मैं सिंपल वे में एकदम रिवाइज कराऊंगी क्योंकि अब कॉम्प्लिकेट आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेटेड. ओके ओके. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तुम्हारी डे टू डे एक्टिविटीज होती है. सबसे पहले तुम लोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके आएगा. उसमें डिविडेंड ऐड करोगे बिकॉज डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट. तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करोगे, दैट इज करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर का टैक्स ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स.
ओके। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में तुम ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो से कोई लेना देना नहीं है। डिप्रीसिएशन तुम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कैलकुलेट करोगे, बाकी सब गिवन होगा। लॉस भी तुम फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कैलकुलेट करोगे, तो ये सब तुम ऐड कर देना। नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट फिक्स्ड एसेट अकाउंट में कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब माइनस हो जाएगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, निकल कर आएगा जब तुम ऊपर वाली कैलकुलेशन करोगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के इफेक्ट से पहले। करंट लायबिलिटी और कैश फ्लो का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है आपस में। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश फ्लो बढ़ेगा, दैट इज करंट लायबिलिटी में इंक्रीज ऐड हो जाएगा, करंट लायबिलिटी में डिक्रीज लेस हो जाएगा। एंड करंट एसेट तुम एकदम करंट लायबिलिटी का उल्टा कर देना दोनों तरफ। टैक्स पेड, पिछले साल का टैक्स हमने इस साल पे करा है, माइनस करेंगे बिकॉज कैश का आउटफ्लो एक्चुअली में हो रहा है। ये भी तुम प्रोविजन फॉर टैक्स वाले अकाउंट में से निकालोगे, तो इससे तुम्हारा कैश फ्लो फ्रॉम या फिर यूज्ड इन अगर माइनस है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म एसेट में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसे जा रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो तो माइनस होगा। सेल कर रहे हो कुछ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं, ऐड हो जाएगा। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐड हो जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट लेस हो जाएगा। फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट इन दोनों का फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा, तो वहां से इसका अमाउंट आ जाएगा। सो कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, अगर पैसे आ रहे हैं तुम्हारे पास लोन के थ्रू इश्यू करने से या फिर ये कैश क्रेडिट वगैरह लेने से, तो तुम ऐड करोगे। डिविडेंड पे कर रहे हो, यहाँ पे डिविडेंड पेड इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्योंकि पैसे जा रहे हैं। ऊपर हमने प्रॉफिट में ऐड किया था क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट था, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं था वो। तो यहाँ पे डिविडेंड लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट लेस हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इतना तो तुम्हें याद करना पड़ेगा। कैश फ्लो फ्रॉम या यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पॉजिटिव है तो इंक्रीज, नेगेटिव है तो डिक्रीज। ऊपर तीनों एक्टिविटीज का आंसर को ऐड करना, फिर तुम उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स को ऐड करना, तो तुम्हारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आंसर आ जाएगा। वर्किंग नोट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस तुम यहाँ क्रेडिट साइड लिखोगे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखोगे। जब तुम प्रोविजन, इस साल का टैक्स तुम अगले साल पे करोगे, इसलिए तुमने उसके लिए एक प्रोविजन बना दिया है। प्रोविजन एक एक्सपेंस होता है, लायबिलिटी होता है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस की तरह उसको दिखाते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारी एंट्री आ जाएगी, जर्नल एंट्री रेफर करना जो मैंने बताई थी, ताकि तुम्हें ये याद रहे कि कौन सी चीज़ किधर लिखनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में, मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके तुम प्रोविजन फॉर टैक्स, ये करंट ईयर वाला टैक्स है, करंट ईयर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा। फिर ये टू बैंक टैक्स पेड, पिछले साल का टैक्स तुम इस साल पे कर रहे हो, कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में माइनस हो जाएगा जाकर। फिक्स्ड एसेट, ये वाला मैंने पढ़ाया नहीं है बिकॉज ये पेपर में नहीं आता है। फिक्स्ड एसेट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। फिक्स्ड एसेट, एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग और क्रेडिट बैलेंस होता है क्लोजिंग। अगर तुम परचेज करते हो तो टू बैंक, क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं, कुछ सेल करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट पैसे आ रहे हैं। लॉस होता है तो डेबिट करते हैं जर्नल एंट्री में, तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट करते हैं जर्नल एंट्री में, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, मैं इसका लॉजिक नहीं समझा रही हूँ, याद रखना बस। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ये इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तो एक एंट्री यहाँ पर आ जाएगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट अकाउंट में, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, इसमें अमाउंट आ जाएगा जो भी तुमने एसेट सेल करा है उस पर डेप्रीसिएशन। फिर लेजर को क्लोज कर देना और आगे प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन में ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। कॉन्ट्रा मतलब दो जगह जो एंट्री आई है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, ये उठा के तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में भी डालनी है टू फिक्स्ड एसेट के नाम से। आई विल से ये जो जर्नल एंट्री है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, ये तुम अलग से लिख लेना अपने नोट्स में, मैंने नहीं लिखा है, लिख लेना। तो टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। अब अगेन प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन इज अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तुम्हें लिखना है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री से आ गया, और बैलेंसिंग फिगर तुम्हारी डेप्रीसिएशन, ये डेप्रीसिएशन जाएगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगी।
ये एग्जाम्पल दिखाया था, एक बारी पूरा एग्जाम्पल का पिक्चर लेना हो तो ले लो। एंड कॉन्सेप्ट के लिए दिस विल बी इट। मैंने पूरा तुम्हें रिवाइज भी करा दिया, समझा दिया है अच्छे से डीप में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मैंने प्रॉफिट भी लॉजिक समझा दिया। एक बार इसका पिक्चर ले लेना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। एंड आई डोंट थिंक अगर तुम्हें किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, मैं दिखा देती हूँ तुम्हें सब कुछ, बट आई डोंट थिंक इस सबके स्क्रीनशॉट का ज़रूरत पड़ेगा, ना ही ये स्क्रीनशॉट लेने लायक है। तो यू कैन टेक इट एंड प्लीज़ अगर नहीं समझ आया तो प्लीज़ लेट मी नो। दिस इज जस्ट माई फर्स्ट टाइम, आई एम नॉट अ टीचर, बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि एटलीस्ट तुम्हें मैं लॉजिक बता दूँ। एंड एज फॉर क्वेश्चंस, आई नो दिस वीडियो हैज़ बिन अ बिट टू लॉन्ग, तो मैं इस वाले में मे बी मैं क्वेश्चन ना करवा पाऊँ, मे बी आई मेक अ डिफरेंट पार्ट फॉर क्वेश्चंस। बट मैंने वैसे तो तुम्हें जहाँ पे क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल की ज़रूरत थी जिस एंट्री में, वो तुम्हें मैंने समझा दिया है। तो अगर तुमसे हो जाए विदाउट क्वेश्चन दैट इज़ गुड। अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें ये वीडियो में कॉन्सेप्ट समझ आया ना, मैं सभी क्वेश्चन बताऊंगी, क्योंकि अगर तुम्हें मेरे से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो हाउ विल यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फ्रॉम मी। ओके, तो मुझे प्लीज़ जब मैं ये अपलोड करूँगी प्लीज़ लेट मी नो कि तुम्हें क्वेश्चन पे वीडियो चाहिए आफ्टर दिस और नॉट। अगर तुम्हें समझ आया सिर्फ तभी मांगना, अगर तुम्हें समझ नहीं आया इट्स कम्प्लीटली ओके, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर। तो प्लीज़ मैं क्वेश्चन पे सिर्फ तभी वीडियो बनाऊंगी अगर तुम्हें इस पे कॉन्सेप्ट समझ आया, ये जो मैंने पूरा समझाया है। आई डोंट रियली नो व्हाट टू से, बिकॉज मुझे नहीं मालूम तुम्हें समझ आया या नहीं। आई होप तुम्हें समझ आया हो। कॉन्सेप्ट इतना ही था इस वीडियो में। आई विल नॉट ऐड क्वेश्चंस फिर अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया होगा। ओके, बट ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी तुम्हें टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ से एटलीस्ट नोट्स ले लेना, नोट्स विल बी हेल्पफुल। And I genuinely hope you understood this, and yeah, go back to studying. All the best.